हेलो स्टूडेंट्स। स्लीप पार्ट 1 के बाद आज हम कवर करेंगे स्लीप पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। कुछ बीमारियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो नींद से संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा नींद का आना, कम आना और भी कई तरह की समस्याएं, उनको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर हम स्लीप डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करें तो कुछ बेसिक कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं 3-4 प्रकार से, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप, जिसको आमतौर पे इंसोम्निया कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी कई सारी तरह की परेशानियां आती हैं, ये सारी हम देखेंगे। दूसरा कैटेगरी है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सेसिव ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा नींद का आना। इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप वेकिंग शेड्यूल, इसके बारे में जानेंगे, जहां पर आपके सोने और जगने का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, उससे संबंधित डिसऑर्डर्स। और चौथा है डिसफंक्शंस एसोसिएटेड विद स्लीप, स्लीप स्टेजेस या पार्शियल अराउजल। इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन परेशानी जो नींद से जुड़ी हुई है, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी, इसके बारे में समझते हैं। इंसोम्निया वैसी समस्या है, यानी अनिद्रा की समस्या, जो कि आमतौर पर लगभग 25% लोगों में किसी भी एक समय में, पूरे पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1/4 लोगों में ये परेशानी किसी भी एक समय में पाई जाती है और 9% लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पे इस समस्या से जूझते हैं। अब इंसोम्निया या अनिद्रा को सही तरह से परिभाषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती जो हर व्यक्ति पर लागू हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को कितनी नींद की जरूरत है, इसमें काफी अंतर पाया जाता है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेकर भी बिल्कुल फ्रेश या तरोताजा महसूस करेंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 घंटे सोकर भी उनको पर्याप्त स्फूर्ति नहीं महसूस होती, पर्याप्त आराम या स्फूर्ति का अनुभव नहीं होता है। अब इंसोम्निया या अनिद्रा को जब परिभाषित करना है तो जरूरी है कि हम समझें कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसकी स्लीप की जरूरत कितनी है, नींद की जरूरत कितनी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग कम घंटे सोते हैं, जैसे 4-5 घंटे ही सोते हैं, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं मेडिकल असिस्टेंस लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है, जो प्रचलित है कि 8 घंटे सोना चाहिए, उसके आधार पर उन्हें लगता है कि उन्हें तो काफी कम नींद मिल रही है और उनको शायद ज्यादा सोना चाहिए, जबकि वो 4 घंटे सोकर भी बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ अपने सारे काम कर पाते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती इससे। फिर भी क्योंकि प्रचलित बात है कि 7-8 घंटे तो सोना ही चाहिए, उन्हें लगता है कि उन्हें नींद कम मिल रही है, जो कि एक समस्या हो सकती है। तो उन्हें डॉक्टर्स को समझाना पड़ता है। डॉक्टर्स उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अगर आप जितनी नींद ले रहे हैं उससे आप तरोताजा महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, रोजमर्रा के काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, तो जितनी आपकी नींद है वो पर्याप्त है और आपको कोई समस्या नहीं है। इंसोम्निया या अनिद्रा को डिम्स कहा जाता है, यानी डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। यानी किस चीज का विकार है ये, किस चीज का डिसऑर्डर है? इनिशिएशन एंड और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, नींद शुरू कर पाना और उसको बनाए रखना, मेंटेन कर पाना, यानी सोते रह पाना। इन दोनों की ही या इनमें से किसी एक की दिक्कत जब होगी तो हम कहेंगे डिम्स की समस्या है। उसमें से इंसोम्निया एक प्रमुख कारण होता है। अब इंसोम्निया का मतलब इनमें से एक या अधिक हो सकता है। पहला, नींद शुरू कर पाने की समस्या, यानी नींद आना ही नहीं, सोने गए बिस्तर पर लेटे लेकिन नींद नहीं आ रही है। दूसरा, नींद आ गई लेकिन सोए रह पाना, यानी नींद मेंटेन कर पाना, उसमें समस्याएं या दिक्कतें आ रही हैं। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। रात में समय समय पर कई बार नींद टूटना, नींद से जग जाना, या सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, जैसे 3-4 बजे के आसपास नींद खुल जाना और उसके बाद नींद नहीं आना। और तीसरी चीज, नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, यानी पर्याप्त घंटे सोने के बावजूद ये महसूस होना कि आराम नहीं लग रहा है,
या ठीक प्रकार से नींद पूरी नहीं हुई है। यानी नींद आ तो रही है लेकिन नींद की क्वालिटी बहुत सही नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही है। अब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का जो 5th एडिशन का टेक्स्ट रिवीजन है DSM-5 TR, उसके हिसाब से इंसोम्निया को स्लीप वेक डिसऑर्डर के चैप्टर में रखा गया है, यानी सोने जगने संबंधित विकारों के कैटेगरी में डाला गया है। उसके 3 प्रमुख सिम्टम्स बताए गए हैं। पहला, सोने में या नींद शुरू कर पाने में दिक्कत, जिसको ऑनसेट इंसोम्निया कहा गया है। और इसे कैसे समझाया गया है कि जब आप बिस्तर पर जाएं और 20 से 30 मिनट के अंदर भी आपको नींद न आ सके तो उसे बोलेंगे ऑनसेट इंसोम्निया। दूसरा होता है मिडिल इंसोम्निया, यानी नींद आ गई लेकिन नींद मेंटेन नहीं हो रही है, सोए बने नहीं रह पा रहे हैं, यानी रात में कई बार समय समय पर जागना और सोने के लगभग 20 से 30 मिनट बाद ये क्रम शुरू होना कि हाँ नींद टूट जा रही है, नींद से बार बार जग रहे हैं। या फिर आधी रात के बाद नींद टूटना और उसके बाद सोने ही न जा पाना, नींद नहीं आ पाना, ये होता है मिडिल इंसोम्निया। और तीसरा है लेट इंसोम्निया, यानी सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाना, जिसका क्या अर्थ है कि जो आपका रेगुलर टाइम है उठने का या जो आपने तय किया कितने बजे उठना है उससे करीब 30 मिनट पहले या और जल्दी आपकी नींद खुल जाए और आपने मतलब 6 या 6.5 घंटे की लगभग नींद पूरी की हो, उससे ज्यादा नहीं, और नींद खुल जाए और फिर नींद आए भी नहीं, तो इसे बोलेंगे लेट इंसोम्निया। अब जब DSM-5 TR के हिसाब से हम इंसोम्निया की डायग्नोसिस करते हैं तो ये बात ध्यान दी जाती है, और ये सिर्फ इंसोम्निया के बारे में नहीं, DSM-5 TR के अनुसार किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसऑर्डर का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो ये कंडीशन सब में कॉमन है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे इस केस में इंसोम्निया या अनिद्रा की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह से आप रोजमर्रा के दैनिक जीवन दिनचर्या को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके सामाजिक, व्यवसायिक या कार्य क्षेत्र में और दूसरे महत्वपूर्ण जीवन के हिस्सों में समस्या उत्पन्न कर रही हो। क्योंकि अगर ये समस्या नहीं कर रही है तो वो कोई डिसऑर्डर है ही नहीं। क्योंकि कम या ज्यादा नींद की समस्या या किसी भी और तरह की समस्या या उसके लक्षण आमतौर पर हर आम इंसान में समय समय पर मिल सकते हैं, पर जब तक कि वो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित न कर रहे हो, जीवन के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित न कर रहे हो, वो कोई समस्या की बात नहीं होती। DSM-5 TR के अनुसार इंसोम्निया के डायग्नोसिस के लिए कुछ और शर्तें हैं, जैसे जो भी नींद की समस्या आ रही है, जैसे ऑनसेट इंसोम्निया, मिडिल इंसोम्निया, लेट इंसोम्निया, ये कम से कम हर हफ्ते 3 रातों को हो रहा हो और ये लगभग पिछले 3 महीने से ऐसा चल रहा हो। दूसरा, कि आपको पर्याप्त मौके मिलने के बाद भी आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, कि इस समस्या के अलावा आपको कोई और स्लीप वेक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, आप कोई ड्रग्स वगैरह या कोई ऐसी दवाओं का सेवन न कर रहे हो, कोई साथी में कोई को एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपको ना हो, जिससे कि जो आपको लक्षण आ रहे हैं उसको समझाया जा सके, तभी हम इंसोम्निया को डायग्नोज करेंगे। अब जैसा कि देखा कि इंसोम्निया सारे ही स्लीप डिसऑर्डर्स में, अनिद्रा विकारों में सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। 15 से 30% आम जनता में, आम पॉपुलेशन में इंसोम्निया पाया जाता है और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। अब ये भी जरूरी है समझना कि इंसोम्निया जिसे हम कह रहे हैं कि सो न पाना या पर्याप्त नींद न पूरी हो पाना, जिसकी वजह से जिस जिन घंटों में आप जगे होते हैं, आपको काम करना होता है, उसमें समस्या आती है, ये इंसोम्निया की जो परिभाषा है ये काफी हद तक इस पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने को कैसे आंकता है।
उदाहरण के लिए, कई लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि मुझे अनिद्रा की समस्या है, लेकिन जब उनको स्लीप लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, तो देखा जाता है कि आम लोगों की तरह आराम से बिस्तर पे जाने के लगभग 15 मिनट में उन्हें नींद आ जा रही है और लगभग सामान्य घंटे, लगभग 7 घंटे के आसपास वो सो भी पा रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो अल्ट्राडियन साइकिल है, जैसा हमने स्लीप के पार्ट 1 में देखा था कि स्लो वेव स्लीप और रेम स्लीप के बीच में इंसान जो स्लीप साइकिल्स के बीच में घूमता है समय समय पर, कभी स्लो वेव में जाता है, कभी रेम स्लीप में जाता है, ये साइकिल भी उनकी नॉर्मल दिखाई देती है। फिर भी अगले दिन सुबह जगने के बाद वो कहेंगे कि मैं तो रात में ठीक से सोया ही नहीं या सोई ही नहीं। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि ये उनका अपना परसेप्शन है कि उन्हें नींद नहीं ठीक से मिल पा रही है, जबकि सारे टेस्ट वगैरह ये बता रहे हैं कि उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी रोगी हैं जो अनिद्रा की शिकायत करते हैं और उनके में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। स्लो वेव स्लीप की भी दिक्कत समझ में आती है, दिखाई देती है, नोटिस होती है, और रेम स्लीप की भी दिक्कतें उनमें होती हैं। यहाँ ये एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इंसोम्निया या अनिद्रा कोई एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है जो कई कारणों से हो सकता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक सामान्य प्राकृतिक कारण है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसोम्निया या अनिद्रा की शिकायत बढ़ती है। आमतौर पर बूढ़े लोग, महिलाएं और वो व्यक्ति जो कुछ प्रकार के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे तंबाकू, कैफीन और शराब, उनमें ये समस्या ज्यादा दिखाई देती है। तो इंसोम्निया एक कॉमन लक्षण है जो कई समस्याओं की वजह से आ सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी जीवन में आ सकती हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ मानसिक विकार या दिक्कतें हो सकती हैं, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इन सब के परिणाम स्वरूप इंसोम्निया देखा जा सकता है, पर ये कोई बहुत ही मामूली बीमारी या परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो वयस्क जो लगभग नियमित रूप से कम घंटे सो रहे हैं, कम समय के लिए सो रहे हैं या नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी मृत्यु दर ज्यादा होती है उन लोगों से जो लगभग हर रात 7 से 8 घंटे सो पा रहे हैं। इंसोम्निया या अनिद्रा अक्सर मनोवैज्ञानिक या मानसिक परेशानियों से जुड़ा पाया जाता है। जैसे जिन लोगों में दुश्चिंता की समस्या है, एंग्शियस है, एंजाइटी है उनके अंदर, उनमें देखा जाता है कि अक्सर उनमें सोने में दिक्कत आती है, यानी नींद शुरू कर पाने की ही दिक्कत आती है। उसके विपरीत जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, वो सुबह जल्दी उनकी नींद टूट जाना और फिर नींद ना आना, ये वाली समस्या प्रायः देखी जाती है। तो ऐसी काफी परिस्थितियों में अनिद्रा की समस्या का सुलझन या उसका उपाय सिर्फ यही है कि स्लीप की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ना करके जो कारण है जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है, जो मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, उसका इलाज किया जाए और उसको ठीक कर लेंगे अगर, तो अनिद्रा की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इंसोम्निया या अनिद्रा कई बार ड्रग्स या दवाओं की वजह से भी हो सकता है। जैसे जो लोग अल्कोहल अब्यूज करते हैं, उनमें इंसोम्निया की समस्या देखी जाती है। अल्कोहल एक तरह का डिप्रेसेंट है, तो उसको लेने के बाद नींद तो आ जाती है, लेकिन रात में नींद कई बार टूटती है, बेचैनी होती है, कई बार इंसान जगता है, जिससे नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती है। लेकिन रात भर के क्रम में अल्कोहल और उसके मेटाबोलाइट्स, क्योंकि बॉडी में उसका विघटन हो रहा है, वो टूट रहा है, चयापचयी क्रियाएं हो रही हैं, तो अल्कोहल के सब मेटाबोलाइट्स भी बन रहे हैं, ये रेम स्लीप को काफी कम कर देते हैं। यानी सपनों वाला आपका जो फेज है वो बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है। कई बारी कुछ परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं, कारक होते हैं, जिसकी वजह से भी इंसोम्निया होता है। जैसे शिफ्ट वर्क, कई लोग होते हैं उन्हें रात के समय में काम करना है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जब वहां दिन है यहाँ रात है, यहाँ पे दिन है तो वहां रात है, और वहां पे जब दिन है तब उन्हें जॉब या बिजनेस करना है।
तो उन्हें यहाँ अपने समय के रात के समय जगना पड़ेगा और वो भी नींद पे काफी असर डालता है। टाइम जोन जब बदलता है, जैसे आप अपने देश में रह रहे हैं, फिर आप कहीं और लोकेट हो गए, दूसरे देश में चले गए। अब शुरुआती कुछ दिन आपको जब तक वहां एडजस्ट नहीं हो जा रहे हैं, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा बन गया है कि एक निश्चित समय पे आपको नींद आनी है, क्योंकि आपके देश में तो उस समय रात का समय हो रहा होगा और आप विदेश चले गए, वहां पर उस समय दिन का समय है और आपको जगना है और काम करना है, तो उस समय भी दिक्कतें होती हैं। तो टाइम जोन बदलने से दिक्कत होती है और एनवायरमेंटल चेंजेस से भी होता है, जैसे नोवेल्टी की वजह से। कई लोग होते हैं, अगर वो अपने बेड से हटकर दूसरी नई जगह गए, किसी के घर रुकना है, किसी और जगह पर गए या किसी होटल में रुकना है, वो जगह नहीं है, वो उनका बेड उनका कंफर्ट जोन नहीं है, वहां पर अगर उन्हें सोना होगा तो नई परिस्थिति होने की वजह से उन्हें हो सकता है एक दो रात नींद ही ना आए। अब ये सब जो कंडीशंस है, इनकी वजह से ट्रांजिएंट स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया होता है, जिसे इनिशियल इंसोम्निया कहते हैं। ट्रांजिएंट यानी कुछ दिनों का, कुछ समय का। स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया यानी नींद शुरू नहीं कर पाने की दिक्कत, नींद आ नहीं पाती है, इसे इनिशियल इंसोम्निया कहते हैं। और जैसा देखा कि कई बार ड्रग्स या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की वजह से या मानसिक समस्याओं की वजह से स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया होता है, यानी नींद आ तो जाती है लेकिन उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती है, जिसे मिडिल इंसोम्निया कहते हैं। इसमें रात में कई बार समय समय पे इंसान की नींद टूटती है। इस तरह के इंसोम्निया में देखा गया है कि लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब प्रॉब्लम होती है तो भी मिडिल इंसोम्निया देखा जाता है, यानी सांस लेने में उनको समस्या होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि रात में बार बार जब सांस की दिक्कत आएगी तो नींद टूटेगी, इंसान थोड़ा सा जगेगा, फिर सोने की कोशिश करेगा, सो जाएगा, लेकिन फिर सांस लेने की दिक्कत कुछ देर बाद डिस्टर्ब करेगी, फिर नींद टूटेगी, ऐसा बार बार होता रहता है। जबकि टर्मिनेशन इंसोम्निया में क्या होता है कि व्यक्ति जल्दी उठ जाता है रात में, जैसे 2-3 बजे उसकी नींद खुल गई और फिर उसके बाद वो सोने की कितनी भी कोशिश करे उसे नींद नहीं आ पाती है। इंसोम्निया के दो और प्रकार हैं जिनमें हम उनको विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया और सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है पुरुषों की तुलना में, और उम्र के साथ ये बढ़ता है। प्राइमरी इंसोम्निया कम कॉमन है, मतलब महिलाओं में ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, पर सेकेंडरी इंसोम्निया की तुलना में कम कॉमन है। मुख्य अंतर क्या है दोनों के अंदर कि प्राइमरी इंसोम्निया का कुछ नोन कारण नहीं होता है कि किस वजह से ये हो रही है, कोई आइडेंटिफाइड कारण नहीं, जबकि सेकेंडरी इंसोम्निया में आराम से पता होता है कि कोई शारीरिक दर्द तकलीफ, कोई मानसिक समस्या, कोई और तरह की दिक्कतें, कोई दवाओं का असर, कुछ तो कारण है जिसकी वजह से नींद नहीं आने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। शॉर्ट टर्म या ट्रांजिएंट इंसोम्निया जो होता है वो कई बार फिजिकली डिस्कम्फर्ट, आप मुलायम बिस्तर पे नहीं है या कुछ तकलीफ हो रही है, सोने में दिक्कत है फिजिकली, या मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से परेशान है, स्ट्रेस है, शोरगुल है, टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा है, जेट लैग है या किसी दवा का साइड इफेक्ट है, इन सब की वजह से कुछ समय के लिए जब इंसोम्निया होता है उसे हम शॉर्ट टर्म या ट्रांजिएंट इंसोम्निया कहते हैं। स्लीप एप्निया ये एक बहुत ही कॉमन कारण है इंसोम्निया का। स्लीप एप्निया में क्या होता है कि व्यक्ति रात में कई बार सांस लेना बंद कर देता है। जैसा भी बताया था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या सांस लेने की दिक्कत अगर है तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया देखा जाता है। तो इन लोगों में क्या है कि रात में कई बार सांस लेना ही बंद कर देते हैं। ऐसा जब भी होता है, जैसे ही सांस लेना इंसान बंद कर देता है तो उसकी नींद खुलेगी, जगेगा, सांस फिर लेने लग जाएगा, थोड़ी देर में फिर से सो जाएगा, और ये क्रम कई बार रात में चलता रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को ये महसूस होता है कि नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नींद ठीक से अब पूरी नहीं हो पाई, और इसे जब डॉक्टर को जाके ये लक्षण बताता है कि रात भर सोते तो हैं लेकिन नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर डायग्नोज कर देगा कि इनको अनिद्रा की बीमारी है, इंसोम्निया है। हालांकि इसी में कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो रात में बार बार सांस लेना बंद कर दे रहा है, जग रहा है, फिर सांस लेना शुरू हो जा रही है, फिर सो रहा है,
उसे इसका एहसास ही नहीं होता है, वो कॉन्शियस ही नहीं होता है कि रात में बार बार उसकी इस वजह से नींद खुल रही है। पर क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो ऐसे लोगों को दिन भर काफी नींद जैसा लगता रहता है। तो वो जब डॉक्टर को बताते हैं कि हाँ मुझे दिन भर नींद आती रहती है, जबकि रात में तो मैं ठीक से सोता हूँ इतने घंटे, फिर भी दिन में मुझे नींद नींद सा लगता रहता है। तब डॉक्टर डायग्नोसिस दे देते हैं हाइपरसोमनिया का, एक्सेसिव नींद आने की बीमारी। तो एक ही चीज के लिए दो तरह का डायग्नोसिस कभी कभी हो जाता है। इंसोम्निया का एक और कारण है पीएमएस, पीरियोडिक मूवमेंट्स इन स्लीप, मतलब समय समय पर नींद की अवस्था में मूवमेंट होना। और इसमें दो तरह की परेशानियां शामिल हैं जो कि अक्सर साथ में देखी जा सकती है किसी भी व्यक्ति में जिसको ये दिक्कत होगी। एक को कहते हैं पीएलएमडी, पीरियोडिक लिव मूवमेंट डिसऑर्डर। लिम्ब मतलब हाथ या पैर, पीरियोडिक मतलब समय समय पर होने वाला, मूवमेंट मतलब उसमें गति है, डिसऑर्डर यानी विकार। तो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। और दूसरा है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, जिसको विलिस एक्बॉम डिजीज भी कहा जाता है। रेस्टलेस लेग्स यानी पैर में बेचैनी है, पैर में मूवमेंट हो रहा है लगातार। पहले देखते हैं पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि नींद के दौरान व्यक्ति के पैरों में या हाथ में अचानक लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन, मसल्स में संकुचन जैसा होता है, अक्सर पैरों में, पर हाथ में भी हो सकता है। और ये अक्सर दोनों तरफ होता है, मतलब बाएं दाएं पैर या हाथ दोनों में हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान नींद से पूरी तरह या आंशिक तौर पे जाग सकता है। और ये सारा जो संकुचन हो रहा है मांसपेशियों का, ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है और लगभग हर 20 से 60 सेकंड पर रिपीट होता है, जिसकी वजह से इंसान की बार बार नींद टूटती है। अक्सर पेशेंट को इसका अंदाजा नहीं होता है कि उसको नॉकटर्नल मायोक्लोनस हो रहा है। नॉकटर्नल मतलब रात में, मायोक्लोनस का मतलब है इनवॉलंटरी, मतलब आपकी इच्छा के बाहर, आपके कंट्रोल के बाहर, मसल्स में ट्विचिंग या कुछ तरह का स्फुरण या मूवमेंट होना, जो कि तब होता है जबकि व्यक्ति सोने जा रहा है या नींद के दौरान। इसमें हिचकी आना, झटके आना, ये सारी चीजें शामिल हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे आरामदायक नींद नहीं आ पा रही है, उसकी बार बार नींद टूट रही है। और ये मायोक्लोनस जो है, या अंगों का स्फुरण होना या मूवमेंट अचानक से होना, झटके जैसा मूवमेंट होना, हिचकी आना, ये सारी चीजें, ये अक्सर इंसान खुद नहीं नोटिस करता है, बल्कि उसका जो बेड पार्टनर है, जैसे हस्बैंड है या वाइफ है, जिसके साथ भी वो सोता है, बेड शेयर करता है, वो लोग नोटिस करते हैं और बताते हैं कि आपको ये दिक्कत रात में होती है। ये समस्या अक्सर मिडिल एज्ड लोगों में, अधेड़ उम्र के लोगों में या और बूढ़े लोगों में देखी जाती है। अब नाइट टाइम इंसोम्निया की वजह से, क्योंकि रात में वो सो नहीं पा रहे, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो दिन में काफी नींद आती रहती है। और कई बार हो सकता है अगर आप अकेले सोते हैं, जिस व्यक्ति को समस्या है वो अकेले सोता है, कोई और नोटिस नहीं करने वाला है कि रात में इस तरह की मूवमेंट्स हो रही है इनके मसल्स में, तो हो सकता है यही एक सिम्टम व्यक्ति रिपोर्ट करे डॉक्टर को कि मुझे दिन में बहुत नींद आती है, और उसको हाइपरसोम्निया डायग्नोज हो जाए, यानी अत्यधिक निद्रा की बीमारी। दूसरा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको कहते हैं विलिस एक्बॉम डिजीज, आरएलएस, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति ये महसूस कर रहा है जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, वो अपने पैर की मसल्स में, मांसपेशियों में कुछ अजीब तरह की समस्या, जो कि खिंचाव भी हो सकता है, स्फुरण भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, खुजली जैसा भी हो सकता है, या बस एक तरह का कड़ापन हो सकता है, या खिंच रहा हो कुछ, या इलेक्ट्रिक करंट जैसा महसूस हो रहा हो, या लगेगा कि कुछ जैसे स्किन के नीचे चल रहा है कोई कीड़ा या कुछ चल रहा है, इस तरह की मूवमेंट्स उनको होती हैं अक्सर। और ये सेंसेशन जो है, अगर व्यक्ति उठ जाता है, बैठ जाता है, थोड़ा सा पैर वैर हिलाता है, तो अपने आप चली जाती है, थोड़ा टेम्पररी समय के लिए, कुछ देर के लिए आराम हो जाता है इससे।
तो इंसान के अंदर ये अपने आप ही इच्छा होती है कि अपना पैर हिलाए या मूवमेंट करे, इसलिए इसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। पैर मतलब बेचैन है, मूवमेंट हो रहा है उसमें बार बार। और अक्सर ये पीरियोडिकली मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ ही देखने में आता है। देखा गया है कि अगर आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफी हद तक इन समस्याओं में आराम मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरे स्लीप डिसऑर्डर्स की तरफ, जिसमें से अगला है हाइपरसोम्निया यानी अत्यधिक निद्रा की बीमारी। जिस तरह से इंसोम्निया को हम डिम्स कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, उसी तरह से हाइपरसोम्निया को बोलते हैं डज, डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमनोलेंस। सोमनोलेंस नींद के लिए ही शब्द है, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, डिसऑर्डर यानी विकार। अत्यधिक निद्रा विकार यानी डज, इसको हाइपरसोम्निया कहा जाता है। अब हाइपरसोम्निया यानी अत्यधिक निद्रा की बीमारी, इनमें से एक या अधिक हो सकती है। पहला, दिन के समय में बहुत ज्यादा अत्यधिक नींद आना। दूसरा, स्लीप अटैक आना दिन के समय, यानी अचानक से बिना अपने अवेयरनेस में, बिना जाने बिना जानबूझ के किए अचानक से नींद का आ जाना। और तीसरा है स्लीप ड्रंकननेस, यानी जैसे स्लीप के नशे में इंसान हो। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को नींद से जगने में थोड़ा लंबा समय लगता है और उस दौरान वो कंफ्यूज्ड या डिसोरिएंटेड रहता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या जगह है, कौन से समय है। ऐसे आमतौर पे इंसान जगता है तो मुश्किल से आधे एक मिनट में उसको पूरा समझ में आ जाता है कि वो कहाँ है, कैसा है। लेकिन इन लोगों को नींद से पूरी तरह से जगने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब कुछ तरीकों से देखें तो हाइपरसोम्निया एक तरह से इंसोम्निया का विपरीत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नींद आती है। और एक कॉमन कारण हाइपरसोम्निया का है डिप्रेशन। डिप्रेशन में लोग लंबे लंबे घंटों तक सोते हैं और इन लोगों में अक्सर रेम स्लीप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। न कि सिर्फ रेम स्लीप बढ़ जाती है, बल्कि रेम स्लीप बहुत जल्दी शुरू भी होती है। यानी कि जैसा आप जानते हैं, जब हम रात में सोने जाते हैं तो शुरुआती स्लीप साइकिल्स में लगभग 90 मिनट बाद रेम स्लीप आती है, उससे पहले 90 मिनट की नॉन रेम स्लीप होती है। पर जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनमें रेम स्लीप और जल्दी आ जाती है और उसका अंतराल या ड्यूरेशन भी काफी बढ़ जाता है। और ज्यादा तेजी से रैपिड आई मूवमेंट्स होते हैं, आंखों में जो मूवमेंट होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक है रेम स्लीप पहचानने का, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इन लोगों में भी दिन में नींद लेना या झपकियां लेना बहुत ज्यादा ये कॉमन पाया जाता है। हाइपरसोम्निया इंसोम्निया से थोड़ा सा कम पाया जाता है। ये जनरल पॉपुलेशन में लगभग 1 से 2% लोगों में पाया जाता है। हालांकि क्योंकि इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया कई बार लगभग साथ में एग्जिस्ट करते हैं किसी व्यक्ति में, क्योंकि अगर रात में अनिद्रा हो रही है तो दिन में बहुत नींद भी आएगी, तो इंसोम्निया हाइपरसोम्निया लगभग साथ में होते हैं लोगों में। इसलिए इनके कारण जो हैं इन दोनों के पीछे, वो भी लगभग कई बार समान होते हैं। ट्रांजिएंट या सिचुएशनल हाइपरसोम्निया यानी कुछ समय के लिए या परिस्थिति जन्य हाइपरसोम्निया, ये क्या है कि आपका नॉर्मल सोने जगने का जो पैटर्न है उसमें समस्या आ जाना। इसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा समस्या महसूस कर रहे हैं जगे रह पाने में, जब आपको जगना है, या आप बेड पर पड़े रह रहे हैं बहुत लंबे समय तक और आपको नींद नहीं आ पा रही है जल्दी, या आप बार बार बेड पर जा रहे हैं, दिन में कई बार छोटी नींद लेने के लिए, नैप लेने के लिए आप बार बार बेड पर जाते हैं। कई बार लाइफ में जब कुछ सडन चेंज होता है, कोई समस्या आती है, कोई नुकसान हो जाता है, चाहे इंसान का, चाहे पैसों का, चाहे किसी और चीज का, तो कई बार इस तरह की समस्या देखने में आती है, जिसे हम ट्रांजिएंट या सिचुएशनल हाइपरसोम्निया कह सकते हैं। हालांकि ये इंसोम्निया से कम पाया जाता है। इसमें इंसान को कई बार स्लीप अटैक्स आते हैं, यानी अचानक से दिन में उसको नींद आ जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगा नींद को। इसमें थकान भी शामिल होती है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। इंसान जल्दी सोने चला जाता है, जल्दी नींद आ जाती है उसको बेड पे पड़ते ही, और सुबह नॉर्मल जो टाइम है उठने का, उस पे उठ पाने में भी समस्या आती है।
लेकिन यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हाइपरसोम्निया है और कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबा सोता ही है, उसकी नींद की ज़रूरत ही ज़्यादा है, उन दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो 9-10 घंटे सोते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उनके लिए उससे कम नींद पर्याप्त नहीं होती है आराम महसूस करने के लिए। लेकिन इसके अलावा उनको कोई समस्या नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। तो हाइपरसोम्निया किसी को है या वो लॉन्ग स्लीपर है, इसमें अंतर करना ज़रूरी है क्योंकि हाइपरसोम्निया के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जबकि लॉन्ग स्लीपर को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नार्कोलेप्सी की। ये बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला डिसऑर्डर है हाइपरसोम्निया कैटेगरी का। नार्कोलेप्सी शब्द कैसे आया है? नार्के जिसका मतलब है नंबनेस और लेप्सिस जिसका मतलब है सीजर। ये एक नसों का विकार है, तंत्रिका तंत्र का विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि नींद या नींद के कुछ अवयव, उसके कुछ कंपोनेंट्स गलत समय पर आ जाते हैं। ये बहुत ही विचित्र तरह का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इंसान जगते समय में यानी दिन के समय में कई बार अचानक स्लीप अटैक महसूस करता है, जो 5 से 30 मिनट तक का हो सकता है और ये कभी भी आ सकता है बिना बताए, बिना कोई इंडिकेशन किए। और ये स्लीप अटैक बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होते हैं। इंसान का उस पर कोई वश नहीं होता। दिन में कई बार ये आ सकते हैं, लगभग हर 90 मिनट पर। और जिनको नार्कोलेप्सी है, वो दिन में बहुत ज़्यादा नींद महसूस करते हैं। उनकी नींद कुछ मिनटों के लिए होती है और फिर इंसान जग जाता है और काफ़ी फ्रेश महसूस करता है। यानी दिन में कई बार नींद का अटैक आता है जो कंट्रोल नहीं कर पाता। तुरंत मान लीजिए टेबल पर काम कर रहा है, कुछ बैठ के डेस्क पे काम कर रहा है, अचानक से टेबल पर सर गिर जाएगा उसका। 1-2 मिनट तक वो गहरी नींद में होगा और फिर उसकी नींद खुल जाएगी और वो फिर फ्रेश फील करेगा। लेकिन ये कई बार होगा, अलग-अलग समय पर बिना बताए। अब नार्कोलेप्सी की जो पहचान है, जो हॉलमार्क है, जिससे उसको पहचाना जाता है, वो है कि रेम की लेटेंसी कम हो जाना। लेटेंसी मतलब रेम शुरू होने में जितना समय लगता है, वो कम हो जाना। जैसे आप जानते हैं कि आमतौर पर स्लीप साइकिल में 90 मिनट के बाद रेम वाला फेज शुरू होता है, पर नार्कोलेप्सी में नींद आते ही लगभग 10 मिनट में रेम वाला स्टेज आ सकता है। कॉमन एज रेंज जो है जिसमें नार्कोलेप्सी शुरू होती है, ऐसा देखा गया है, वो है 15 से 25 वर्ष की आयु। और उसके बाद ये लगभग थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रहता है। हालांकि बहुत कम पाया जाता है, लगभग प्रति 10,000 लोगों में किन्हीं 4 लोगों में ये पाया जा सकता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे कॉमन लक्षण जो देखा जाता है वो है स्लीप अटैक। तो स्लीप अटैक क्यों कह रहे हैं? इसे पैनिक अटैक कहते हैं, जो अचानक से आ जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही स्लीप अटैक है, अचानक से बहुत ज्यादा सो जाने की चाहत होना, इतनी कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत सो जाएंगे जहां पर भी आप हैं, जिस भी जगह है आप। यानी एक नैप की अवस्था में चले जाएंगे, छोटी नींद की अवस्था में चले जाएंगे। और अक्सर ये कब होगा? जब आपकी परिस्थिति मोनोटोनस है, बोरिंग है, कुछ खास एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति को ये जो नैप या स्लीप अटैक आता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बिल्कुल तुरंत से पड़ता है और नींद में चला जाता है। कुछ मिनटों की नींद के बाद वो अपने आप उठ जाता है और उसे बिल्कुल फ्रेश या स्फूर्ति महसूस होती है। और ये कभी भी हो सकता है। इंसान ड्राइव कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, उस समय भी उसको इस तरह के स्लीप अटैक आ सकते हैं, जो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। आमतौर पर 2 स्लीप अटैक्स के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होता है। नार्कोलेप्सी का दूसरा मुख्य लक्षण जो है, वो है कैटाप्लेक्सी। ये काफी आश्चर्यजनक है। कैटाप्लेक्सी शब्द बना है कैटा यानी डाउन और प्लेक्सिस यानी स्ट्रोक से। तो व्यक्ति का शरीर ऐसा हो जाता है जिससे लगता है कि उसे कोई स्ट्रोक आया है। जैसे कैटाप्लेक्सी का अटैक जब आता है, तो इंसान इस तरह से बिल्कुल जमीन पर लुढ़क जाता है, पूरा अपने बॉडी का कंट्रोल छोड़कर, जैसे आटे की बोरी हो। और व्यक्ति वहां पे गिरा पड़ा रहेगा जमीन पर या कहीं भी, और वो नींद में नहीं है। ये खास बात है, वो नींद में नहीं है, वो जगा हुआ है, कॉन्शियस है।
कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में वो उस अवस्था में रहेगा और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा और उठ जाएगा। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जैसे नार्कोलेप्सी में देखा हमने कि वहां पे क्या हो रहा है कि नींद या उसका कोई अवयव गलत समय पर आ जा रहा है। तो इस केस में वही चीज हो रही है कि रेम स्लीप का एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है मस्कुलर पैरालिसिस, यानी रेम स्लीप की अवस्था में जब होते हैं आप तो बॉडी पूरी ढीली पड़ जाती है, मसल्स में आपका कोई टेंशन या कंट्रोल नहीं रहता, आप बॉडी मूव नहीं कर सकते, मसल्स मूव नहीं कर सकते, हाथ पैर मूव नहीं कर सकते। वो अवस्था आ जाती है अचानक जगी हुई अवस्था में, क्योंकि ये तो डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है। तो आप जगे हुए हैं लेकिन रेम स्लीप का ये वाला फीचर जो है, ये फैक्टर जो है मस्कुलर पैरालिसिस, वो अचानक से गलत समय पर आ जाता है आपकी जगी हुई अवस्था में, और बॉडी का पूरा मसल कंट्रोल ही छूट जाता है और आप जहां भी हैं वहां गिर पड़ते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स पूरा कंट्रोल छोड़ देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ही हमारे मसल्स, हाथ पैर को मूव करने में हेल्प करते हैं। और जब ये जगी हुई अवस्था में होगा तो इंसान इस तरह से गिर जाता है जैसे कि कोई स्विच बंद कर दी गई हो, बिल्कुल कंट्रोल छोड़कर जहां भी है वहां पर गिर जाएगा, जैसा आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। कैटाप्लेक्सी अक्सर तब आता है जबकि इंसान बहुत ही तीव्र इमोशन, कोई भावना महसूस कर रहा हो, या अचानक कोई ज्यादा मेहनत वाला, फिजिकली मेहनत वाला काम कर दे, या अचानक उसे कोई सरप्राइज कर दे या चौंका दे किसी तरह से, तो उसमें अक्सर कैटाप्लेक्सी वाली सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए कई बार इंसान अगर बहुत खुल के हंस रहा है, तेज हंस रहा है, या उसे अचानक से बहुत क्रोध आ गया, तो भी यही चीज होती है, या अचानक उसकी तरफ कोई चीज फेंकी गई कैच करने के लिए, तो भी वो कैटाप्लेक्सी में चला जाता है। कई बार अगर बच्चे को आप डांट मार रहे हैं, उसको अनुशासन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, जाहिर सी बात है आप क्रोध में होंगे वहां पर, उस केस में भी हो जाता है अगर आपको है प्रॉब्लम पहले से ये। या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी हो सकता है, क्योंकि वो भी अराउजिंग सिचुएशन है या एक्साइट करने वाले सिचुएशन है। तो फिजिकली अगर आप एक्साइट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, या मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, तो कैटाप्लेक्सी हो जाता है। नार्कोलेप्सी के कुछ और लक्षण हैं, जैसे हिप्नागोजिक और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस। अब हिप्नागोजिक और हिप्नोपॉम्पिक, पहली बात तो ये दोनों ही हेलुसिनेशंस है, यानी वो स्टिमुलस, वो उद्दीपक है नहीं असल में, लेकिन आपको दिख रहा है या सुनाई दे रहा है या महसूस हो रहा है। ठीक है। अब ये हिप्नागोजिक वर्ड जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिप्नोस और एगोगोस। हिप्नोस का मतलब स्लीप, एगोगोस का मतलब होता है लीडिंग, यानी नींद की तरफ जाते हुए। तो इसलिए हिप्नागोजिक हेलुसिनेशंस कब होते हैं? जब इंसान अभी बिस्तर पे लेटा है, अभी उसे नींद आई नहीं है, उस दौरान उसको ये हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे जागती आंखों से आप सपना देख रहे हैं, कुछ चीजें दिखाई पड़ सकती हैं, कुछ सुनाई पड़ सकता है, कुछ महसूस हो सकता है, और काफी ये भयावह एक्सपीरियंस हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। और इसका उल्टा है हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस। ये कब होते हैं? जब आप नींद से तुरंत अभी जगे हैं पर अभी आप उठे नहीं हैं, और तब आपको इस तरह की चीजें दिखाई या सुनाई दे रही हैं, उसे कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस। एक और लक्षण है नार्कोलेप्सी का, उसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में क्या है? जैसा हमने देखा था कैटाप्लेक्सी में, कि उसमें रेम स्लीप का एक अवयव, एक कंपोनेंट, यानी मसल पैरालिसिस जो होती है, वो जगते समय में आ जाती है, तो इंसान कहीं भी बॉडी का कंट्रोल छोड़कर गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों में जब ये होता है तो उनको, उनके माँ बाप अक्सर बेसबॉल का हेलमेट पहना के रखते हैं, ताकि अगर वो गिरे भी तो कम से कम सर उनका प्रोटेक्टेड रहे, चोट ना आए, कुछ गंभीर दिक्कत ना हो। वैसा ही है स्लीप पैरालिसिस, बस दोनों में अंतर क्या है? स्लीप पैरालिसिस में भी जो रेम स्लीप का बॉडी पैरालिसिस या मस्कुलर पैरालिसिस वाला फीचर जो है वो जगते समय में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि इसमें अभी आप नींद लेने जा रहे हैं या जस्ट नींद से जगे हैं और अभी आप बिस्तर पे ही लेटे हैं, तो गिरने का खतरा नहीं है, चोट का खतरा नहीं है। उस समय रेम का पैरालिसिस आ जाता है, यानी आप हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहे, शरीर हिला नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, और आप बस पड़े हुए हैं एक सर्टेन कंडीशन में, आंखें खुली हैं आपकी, कॉन्शियस हैं, आप शरीर नहीं हिला पा रहे अपना। और ये स्थिति 30 सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकती है और इंसान को बहुत ही बेचैन करती है। स्लीप पैरालिसिस से इंसान को निकाला जा सकता है, अगर कोई आके उसको टच करे या उसका नाम पुकारे, कुछ आवाज वो सुने, तो उससे फिर बाहर आ सकता है।
अब जो भी ये हमने लक्षण देखे नार्कोलेप्सी के, यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि किसी भी एक व्यक्ति में ये सारे लक्षण आए ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हैं, जैसे फ्यूग स्टेट्स या ब्लैकआउट्स, कि कुछ कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों की आपकी मेमोरी ही खत्म हो जाती है, आपको याद ही नहीं रहता कि उस समय में मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ। या ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने धुंधलापन, ये भी हो सकता है। अब जिसको नार्कोलेप्सी की समस्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसका उपाय क्या है, कि दिन में जानबूझकर समय समय पर आप छोटे छोटे नैप्स लें, जानबूझकर सो जाए, थोड़ा सा हेड डाउन कर ले जहां भी अगर है वर्क प्लेस पे या कहीं, या बेड अगर अवेलेबल है, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सो सकते हैं कुछ देर के लिए, तो जानबूझ के फोर्स्ड नैप्स लेने हैं। नींद नहीं भी आ रही है तब भी तय कर लेना, चाहे 2 घंटे में मुझे 5 मिनट नींद लेने की कोशिश करनी है। इसके अलावा दवाइयां भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज होते हैं या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज होते हैं। नार्कोलेप्सी पर जब भी रिसर्चेस शुरू हुई तो सबसे पहले ये नार्कोलेप्टिक डॉग्स पर शुरू हुआ। वो कुत्ते जिन्हें नार्कोलेप्सी की समस्या थी, उन पर रिसर्चेस शुरू हुई। करीब 10 साल रिसर्च करने के बाद उनके जेनेटिक्स पर कि क्या है समस्या जीन्स में जिसकी वजह से नार्कोलेप्सी हो रहा है, तब फिर लिन और उनके सहयोगियों ने 1999 में उस जीन का पता लगा लिया जिसकी वजह से ये समस्या होती है। ये जीन जो है एक न्यूरोपेप्टाइड जिसका नाम ओरेक्सिन है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और ये ओरेक्सिन दो रूपों में मिलता है हमारे ब्रेन में, ओरेक्सिन ए और ओरेक्सिन बी। उसके बाद रिसर्चर्स ने ह्यूमन नार्कोलेप्टिक्स में, मतलब वो इंसान जिनमें नार्कोलेप्सी की समस्या थी, उन पर शोध करना शुरू किया। और उन्हें ये मिला कि जो जिंदा व्यक्ति हैं जिनको नार्कोलेप्सी की समस्या है, उनके ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ओरेक्सिन की मात्रा काफी कम है। और जो नार्कोलेप्टिक्स थे जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके ब्रेन में जब देखा गया तो उनके पूरे ब्रेन में ही ओरेक्सिन की मात्रा काफी कम पाई गई। तो ओरेक्सिन जो है हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने में काफी मदद करता है। जब ओरेक्सिन वाले न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो इंसान जगी हुई स्थिति में रहता है, लेकिन जब उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो इंसान स्लीप में चला जाता है। यहाँ पर VLPO, जो कि हाइपोथैलेमस का एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक एरिया कहते हैं, जिसे ब्रेन का मेन स्लीप स्विच कहा जाता है, यानी उसके ही एक्टिवेट डीएक्टिवेट होने से इंसान स्लीप में जाता है या वेकिंग स्टेट में जाता है, उसका भी काफी रोल पाया गया। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी के स्लीप डिसऑर्डर्स की, जिसको नाम दिया गया रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। जैसा कि आप जानते हैं कि रेम स्लीप में पैरालिसिस की स्थिति होती है, इंसान अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकता। मोटर कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल मोटर सिस्टम्स जो हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया वगैरह, ये एक्टिव होते हैं। इसके बावजूद इंसान मूव नहीं करता है जब रेम स्लीप की स्टेट में होता है। अब ये पैरालिसिस एक तरह से सही है, क्योंकि रेम स्लीप में आप जानते हैं कि इंसान सपने देखता है, और अगर उसकी बॉडी पैरालाइज्ड स्टेट में नहीं रहेगी तो वो सारे ड्रीम्स जो देख रहा है उसी तरह से एक्शंस करने लग जाएगा। और यही होता है उन लोगों में जिनको रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। वो जो सपने देख रहे हैं वही एक्ट आउट करने लगते हैं, वही एक्शंस करने लगते हैं। और ये कभी कभी खुद उस व्यक्ति के लिए या उसके साथ जो लोग बेड शेयर कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सपने बहुत ही कम ऐसा होता है कि तार्किक हों, और उसमें अजीबो-गरीब की बेढंगी चीजें आप देख सकते हैं। हो सकता है किसी की हत्या कर रहे हो सकता है किसी ऊंचाई से कूद रहे हो। और क्योंकि हमारा शरीर पैरालाइज स्टेट में होता है तो हम सपने देखते तो हैं पर वैसा कुछ खतरनाक कर नहीं रहे होते। लेकिन जिन लोगों में इस तरह की समस्या हो जाती है रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर की, वो सपनों को एक्ट आउट करने लगते हैं, जो वो देख रहे हैं सपने में वो करने लग जाते हैं, और ये घातक हो सकता है। ऐसा पता किया गया है कि रेम स्लीप में जब अटोनिया होता है, यानी मसल टोन खत्म हो जाता है, यानी पैरालिसिस की स्टेट होती है, ये तो नॉर्मल स्थिति है। लेकिन जब रेम स्लीप आती है और अटोनिया नहीं होता, जैसे जिन लोगों में ये डिसऑर्डर हो गया हो, उनमें देखा गया है कि उनका न्यूक्लियस मैग्नोसेल्युलरिस या तो डैमेज हो चुका होता है, या किसी तरह से उसके आउटपुट में कोई रुकावट होती है। अब ये न्यूक्लियस जो है ये आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि भी मोटर कंट्रोल करता है बॉडी
फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए है। ये हिस्सा जो है आपके ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन, उसके निचले हिस्से में ये पाया जाता है न्यूक्लियस मैग्नोसेल्युलरिस यानी कॉर्डल हिस्से में पाया जाता है। इस हिस्से का काम क्या होता है कि मसल्स को रिलैक्स्ड रखना रेम स्लीप के दौरान। यानी जिनका ये हिस्सा डैमेज हो चुका हो या इससे आउटपुट जो निकल रहा है वो किसी तरह से अवरुद्ध हो रहा हो, उन लोगों में मसल्स का एक्शन होगा, यानी मूवमेंट करेंगे वो, और जो सपने देख रहे हैं उसको एक्ट आउट भी कर सकते हैं। नॉर्मल जीवों में देखा जाए, जैसे नॉर्मल डॉग्स में देखा जाए, तो ये सिर्फ रेम स्लीप के दौरान ही एक्टिव होता है ये हिस्सा। यानी इसका काम है सिर्फ रेम स्लीप के दौरान बॉडी को मूवमेंट नहीं करने देना, मसल्स को रिलैक्स्ड रखना। लेकिन जो नार्कोलेप्सी वाले डॉग्स होते हैं, उनमें नार्कोलेप्सी के अटैक के दौरान ये एक्टिव पाया जाता है। और इसी तरह से अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन का निचला हिस्सा अगर डैमेज कर दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, तो कैट्स वगैरह में भी रेम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर देखने में आता है। ये देखा गया है कि जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं कैटाप्लेक्सी के लक्षणों को ठीक करने के लिए, वो रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर के लक्षणों को बढ़ा देती हैं। इसलिए रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बेंजोडाइजेपीन कैटेगरी की दवाएं यूज होती हैं, जैसे क्लोनाजेपाम। अब बात करते हैं स्लीप एपनिया की। तो हमारी जो श्वसन क्रिया है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये दो न्यूरल सिस्टम्स द्वारा मुख्य तौर पे कंट्रोल की जाती है। एक होती है हमारे मेड्यूला में, जो कि हमारे नॉन वॉलंटरी ब्रीदिंग के लिए चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक ब्रीदिंग के लिए चाहिए। दूसरा फोर ब्रेन का सिस्टम होता है, जो वॉलंटरी कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, जो कि जरूरी है जब आप स्पीच या बोल रहे हैं, कुछ बोलने के दौरान सांस का जो मैनेज करना है, बोलने के साथ में सांस किस तरह से लें, इस वाले फंक्शनिंग के लिए फोर ब्रेन का सिस्टम है जो ये कंट्रोल करता है। अब जब आप नींद की अवस्था में होते हैं, तो न सिर्फ ये वॉलंटरी यानी फोर ब्रेन सिस्टम, बल्कि इनवॉलंटरी मेडुला का सिस्टम, ये दोनों भी काफी चेंजेस इनमें हो जाते हैं नींद के दौरान। जैसे स्लो वेव स्लीप में क्या होता है, जैसा हमने देखा था स्लीप के पार्ट 1 में, स्लो वेव स्लीप में आपकी सांस की प्रक्रिया, ब्रीदिंग, बहुत डीप हो जाती है और धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही रेम स्लीप का पीरियड आता है, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी सांस तेज हो जाती है, छिछली हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आप नहीं करते हैं, और रेगुलर नहीं रहती है, कभी बहुत तेज, कभी ज्यादा, कभी कम, इस तरह का देखने में आता है। इससे पता चलता है कि हमारे फोर ब्रेन और ब्रेन स्टेम यानी मेड्यूला का जो हिस्सा है, जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, उनमें समस्या हो जाती है। कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो नींद के समय परेशान करते हैं। उनमें से एक है स्लीप एपनिया। एपनिया का अर्थ होता है सांस का रुक जाना। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, बार बार अक्सर समय समय पर सांस रुक जाती है। ये कुछ कुछ देरों के लिए होता है। नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है रेम स्लीप के दौरान कभी कभी, लेकिन जिनको ये समस्या है उनमें बहुत ज्यादा होता है और लंबे समय के लिए होता है। जैसे आमतौर पर जो लोग स्लीप एपनिया से ग्रस्त हैं, जिनको ये समस्या है, उनमें आप पाएंगे कि रात में 1 घंटे की रेम स्लीप के दौरान लगभग 10-10 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए उनकी सांस रुकेगी, कुछ नहीं तो 30 बार। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही सांस रुकती है, इंसान थोड़ा सा जगता है, नॉर्मल सांस फिर आने लगती है, फिर सोता है। तो इस तरह से उसको कितनी टूट कर नींद आएगी, यानी उसको ब्रेक्स लग लग के नींद आ रही है, वो प्रॉपर रेस्टफुल नींद ले ही नहीं पा रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को फिर दिन में बहुत नींद आती है और हाइपरसोम्निया उनमें डायग्नोज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हम स्लीप एपनिया की बात कर रहे हैं, तो सांस आना कहाँ से बंद हो रही है, आपके नाक के छिद्रों से भी और मुंह से भी सांस आना बंद हो जाती है। और 10 सेकेंड, एक बार में 10 सेकेंड या उससे ज्यादा समय के लिए अगर सांस आना बंद होती है, तब स्लीप एपनिया डायग्नोज होता है। स्लीप एपनिया 3 प्रकार का हो सकता है: सेंट्रल स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और मिक्स्ड स्लीप एपनिया। नाम से जैसा क्लियर है, सेंट्रल स्लीप एपनिया में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सांस लेने का सिग्नल भेजना बंद कर देता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही सांस लेने का सिग्नल भेजना बंद कर देता है, उससे इंसान सांस लेना रोक देता है, उसकी नींद खुल जाती है।
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन जैसे सोते समय क्या होता है कि हमारा सांस लेने का जो नली है वो ब्लॉक हो गई, जिससे खराटे वगैरह भी आते हैं, तो सही से सांस नहीं आ पा रही, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, अवरोध है वहां पे, तो उसकी वजह से सांस ठीक से नहीं आ पाती है और नींद खुल जाती है। ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और मिक्स्ड टाइप में क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में ब्रेन सिग्नल नहीं देना, मतलब दे नहीं पा रहा है या देना रोक दे रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, सांस नहीं आ रही है। और कुछ देर बाद ब्रेन तो नॉर्मल सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अवरोध हो रहा है सांस की नली में, उसकी वजह से फिर आपको एपनिया हो रहा है, यानी सांस लेना रुक जा रहा है और नींद खुल रही है। वो होता है मिक्स टाइप। स्लीप एपनिया के लक्षण बहुत ज्यादा कॉमन है उम्र दराज लोगों में और ओबीज लोगों में, जो काफी मोटे हैं, जो मोटापे से ग्रस्त हैं। और इस केस में इसे कहा जाता है पिक्विकियन सिंड्रोम। ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चार्ल्स डिकिंस की एक नॉवेल है पिकविक पेपर्स, उसमें एक जो नाम का कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर काफी मोटा है और वो अक्सर नींद की अवस्था में रहता है, उसे हर समय नींद ही आती रहती है। इसी की वजह से, सिमिलैरिटी की वजह से इसका नाम रखा पिक्विकियन सिंड्रोम, क्योंकि ये मोटे लोगों में देखा जाता है और क्योंकि उन्हें स्लीप एपनिया के इतने एपिसोड्स रात में आते हैं कि वो दिन में हर समय नींद सा महसूस करते रहते हैं, हर समय आलस उनके अंदर दिखता रहता है, जो काफी कुछ जो की तरह देखने में लगता है। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया पिक्विकियन सिंड्रोम। जिन लोगों को ये सिंड्रोम है, उन्हें रात के नींद के हर घंटे 5 या उससे अधिक स्लीप एपनिया के एपिसोड्स आ सकते हैं। और पूरी रात की बात करें तो 30 या उससे अधिक एपिसोड्स आ सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में तो 100-200 एपिसोड्स भी आ सकते हैं हर रात में। आमतौर पे इन पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि इनको स्लीप एपनिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, यानी रात में कई बार इनकी सांस रुक रही है, वो जग रहे हैं और फिर उसके बाद उनको दोबारा नींद आ रही है। बस वो सुबह के समय कंप्लेन करते हैं कि उन्हें दिन भर नींद आती रहती है और रात में भी उन्हें सोकर बहुत आराम नहीं हो रहा है। ये बल्कि व्यक्ति के बेड पार्टनर्स ज्यादा सही रिपोर्ट कर पाते हैं कि रात में व्यक्ति बहुत तेज खर्राटे लेता है, इसकी स्लीप रेस्टफुल नहीं होती, ये कूदता फांदता रहता है, बेड पे करवटें लेता रहता है, मूवमेंट करता रहता है लगातार, और बीच बीच में उनकी सांस भी रुकती रहती है। अब स्लीप एपनिया एक बहुत खतरनाक परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, क्योंकि सांस अगर बार बार रुक रही है तो ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगा, जिससे हार्ट को भी सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह से हार्ट रेट में बहुत तेज फ्लक्चुएशंस देखने में आ सकते हैं। इंसान को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी हार्ट से जो नसें ब्लड ले जा रही हैं लंग्स की तरफ, उसमें भी पर्याप्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। या सिस्टमिक हाइपरटेंशन, जो हम नॉर्मल हाइपरटेंशन जानते हैं कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है काफी, और डेथ भी हो सकती है अगर लंबे समय तक सांस रुकी रही, तो डेथ भी पॉसिबल है। अब एपनिया में क्या होता है कि इंसान अचानक से झटके से जगता है, क्योंकि सांस आना बंद हो जाती है तो झटके से उसकी नींद खुलती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉडी का एक अपना आंतरिक वार्निंग सिग्नल होता है, जो इंसान को जगाता है कि जानलेवा परिस्थिति हो रही है, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई है और ऑक्सीजन की कम हो गई है। तो वो एक इंटरनल मैकेनिज्म है जान बचाने के लिए, तो उसको नींद से वो झटके से जगा देता है, सिग्नल भेज के, ब्रेन वहां पे सिग्नल भेजता है और जगा देता है। अब इसका उपाय क्या है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो अल्कोहल या डिप्रेशन की मेडिकेशंस को लेना बंद करना होगा बिल्कुल। कुछ स्टिमुलेंट्स लिए जा सकते हैं, कैफीन, या रेगुलर एक्सरसाइज करना, वजन कम करना, खासकर पिक्विकियन सिंड्रोम है तो वजन को कम करना, सोने का सही पोस्चर इस्तेमाल करना, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर है जिसकी वजह से समस्या हो रही है तो उसको ठीक करना। ये कैसे ठीक होती है? कुछ मैकेनिकल टंग रिटेनिंग डिवाइस आती है। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों होता है, खराटे की सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन तो सिग्नल भेज रहा है सांस लेने के लिए, पर क्योंकि रेम स्लीप में मसल्स का कंट्रोल छूट जाता है तो हमारी जीभ हमारे मुंह में पीछे खिसक जाती है, हम लेटे हुए हैं तो एयर पैसेज को ब्लॉक करती है और सांस नहीं आती, उसी वजह से खराटे आते हैं। तो मैकेनिकल डिवाइस कुछ आती हैं जिसको आप टंग पर लगा लेंगे,
तो रात में वो पीछे स्लिप नहीं करेगी और उससे फिर एयर पैसेज ब्लॉक नहीं होगा और सांस ठीक से आती रहेगी। किसी किसी में अगर बहुत ज्यादा सीवियर लेवल का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसमें ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ सकती है, यानी बाहर से गर्दन के एरिया में ट्रैकिया जो है आपकी सांस की नली जो है एयर पैसेज, उसमें छेद करना पड़ सकता है और बाहर से ट्यूब लगाया जाता है ताकि सांस लगातार जाती रहे। ये सीवियर केसेस में करना पड़ सकता है। या सीपीएपी का इस्तेमाल, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें कि हम मास्क लगाते हैं इंसान को ताकि उसको सांस आती रहे क्योंकि वो नॉर्मल खुद से सांस नहीं ले पा रहा है। या फेरेंजियोप्लास्टी भी करना पड़ सकता है, यानी फेरिंग्स जो है उसका शेप ऑपरेशन के थ्रू चेंज करना पड़ता है ताकि ब्लॉकेज ना हो और सांस रात में आती रहे। आइए अब एक और स्लीप डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर, नींद में चलने की बीमारी। इसे सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। इसमें इंसान कई सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करता है और ये रात की पूरी नींद के पहले एक तिहाई हिस्से में डीप स्लीप यानी नॉन रेम की स्टेजेस 3 और 4 में होता है, जब इंसान जगता है और कुछ एक्शंस करता है, यानी बेड से उतरता है और वॉक करने लगता है। उसे बाद में इसकी पूरी मेमोरी नहीं होती है, कई बार कुछ केसेस में हो भी सकती है, और पेशेंट बेड से उठता है और वो चलना शुरू कर देता है और चलते हुए वो जाके कपड़े चेंज कर सकता है, बाथरूम जा सकता है, बात करने लगता है, चीखने लगता है या ड्राइविंग भी करके कहीं जा सकता है। नॉर्मली ऐसा व्यवहार जब व्यक्ति करता है तो अंत में उसकी नींद खुल जाती है। कुछ देर तक वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि अचानक देखता है कि बेड पर सोए थे और यहाँ कहाँ पर आ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर वो सोने चला जाएगा और सुबह उठकर उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि ऐसी कुछ घटना हुई थी। कभी कभी अगर इंसान स्टेज 4 स्लीप में है और उसको अचानक से उठा दिया जाए, नींद से जगा दिया जाए झटके से, तो भी वो इस तरह का एक्शन कर सकता है। जैसे खासकर बच्चों में जिनमें हिस्ट्री रही हो अगर स्लीप वॉकिंग की, तो उनमें अचानक से अटैक प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर वो स्टेज 4 की स्लीप में है और उन्हें उठाकर उनके पैरों पर सहारे से खड़ा कर दिया जाए अगर, तो वो अचानक से फिर स्लीप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उन्हीं केसेस में है जिनको की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री है। ऐसा किसी भी नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं है क्योंकि वो नींद जग से जग जाएगा, वो उठ जाएगा सिर्फ। बट अगर किसी को स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री है और उसको स्टेज 4 स्लीप से अचानक से जगा दिया जाए और उसको पैरों पर खड़ा कर दिया जाए, तो वो अपने आप फिर आगे कंटिन्यू करेगा, स्लीप वॉकिंग करने लग जाएगा। और इस दौरान उसकी नींद पूरी तरह तो शायद ही कभी खुलती है, पार्शियल अराउजल हो सकता है। स्लीप वॉकिंग या नींद में चलने की बीमारी अक्सर 4 से 8 साल की उम्र में शुरू होती है और ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंचती है जब इंसान लगभग 12 साल की उम्र का होता है। ये प्रॉब्लम लड़कों में ज्यादा कॉमन है लड़कियों की तुलना में, और लगभग 15% बच्चों में समय समय पर ये कभी भी हो सकता है। ये फैमिलीज में रन करता है, यानी अगर माता पिता में है तो बच्चे में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि इंसान की तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से स्लीप वॉकिंग होती है, और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या कोई मानसिक समस्या की वजह से हो सकता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। ये जरूर है कि इंसान अगर बहुत थका हुआ है या मानसिक रूप से परेशान है या बहुत समय से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। और ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इंसान जब नींद की अवस्था में चल रहा है तो उसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है, सीढ़ियों से गिर सकता है, कोई भी और डैमेज हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि कुछ ऐसी दवाएं जो होती हैं जो कि स्टेज 3 और 4 की डीप स्लीप को रोकें, वो दवाएं दी जा सकती हैं। या कोई व्यक्ति जो ऐसे स्लीप वॉकर के साथ सोता है, वो अगर लाइट स्लीपर है, अगर व्यक्ति उठे और मूव करने लगे, वो जग जाए और उसको चलने से रोक ले, तो इंसान खतरों से बच सकता है। सोमनैम्बुलिज्म एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है जिसे हम कहते हैं पैरासोमनिया। पैरासोमनिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स है जिसमें रात में मूवमेंट करना, बोलना, चलना, इस तरह की चीजें जो नींद से पार्शली इंसान को जगा सकती हैं, नहीं जगा सकती हैं पर नींद को डिस्टर्ब करती हैं, उनके अंतर्गत आता है। इसलिए हमने जैसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखे नाइट टेरर्स वगैरह के, जैसे रात में चौंक के उठ जाना, भयानक सपने देखकर, वो सब भी पैरासोमनिया के अंतर्गत आएगा।
स्लीप एन्यूरेसिस भी पैरासोमनिया के अंदर आता है, यानी नींद के दौरान बेड वेटिंग करना जो बच्चे करते हैं कि बिस्तर पे ही उन्होंने टॉयलेट कर ली। या रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये भी पैरासोमनिया के अंतर्गत आता है। इन पैरासोमनियाज में चलिए बात करते हैं स्लीप टेरर्स की, जिसको नाइट टेरर्स भी कहते हैं, और इसका नाम है पैवर नॉक्टर्नस। स्लीप टेरर की जो समस्या है, ये जैसा भी हमने देखा स्लीप वॉकिंग के लिए, उसी तरह से शुरुआती 1/3 हिस्से में रात के डीप स्लीप की स्टेज जो होती है, स्टेज 3 और 4 ऑफ नॉन रेम स्लीप, इसमें आता है। इसमें इंसान अचानक से नींद से जगता है, बहुत चीखते हुए या रोते हुए, जैसे कुछ बहुत भयानक सपना देख लिया हो, कोई नाइटमेयर देख लिया हो, और बहुत ही पैनिक या एंजाइटी की स्टेट में हो जाता है। इस समय टैकीकार्डिया भी देखने में आ सकता है, यानी हार्ट बीट बहुत ही एबनॉर्मल हो जाना, पसीने आने लग सकते हैं, और सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, यानी हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। आमतौर पर पेशेंट बेड से उठकर बैठ जाता है, बहुत डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, तेजी से चीख रहा होता है, और इस स्टेट में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि वो डिसोरिएंटेड होता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पर अक्सर उसके बाद कुछ समय बाद वो सो जाता है, और सुबह उठ के उसे कोई रिकलेक्शन नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं रहता कि रात में क्या हुआ, यानी स्लीप वॉकिंग की तरह वो भूल चुका होता है कि उस समय क्या हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि नाइट टेरर के शुरुआती एपिसोड्स जो आते हैं, जिसमें इंसान चीख कर नींद से जग जाता है, वो आगे चल के स्लीप वॉकिंग के एपिसोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग यानी ब्रेन की ईईजी रिकॉर्डिंग्स अगर देखी जाएं, तो नाइट टेरर के दौरान और स्लीप वॉकिंग के दौरान ये काफी सिमिलर से ही दिखते हैं, बल्कि ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही जुड़ी हुई हैं, बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नाइट टेरर्स कभी कभी समय समय पर बच्चों में काफी कॉमन है, बच्चों में अक्सर हो जाता है कि कोई भयानक सा सपना या कुछ ऐसा सोच के वो उठ जाते हैं नींद से झटके से। बट 1 से 6% बच्चों में ये डिसऑर्डर के रूप में होता है, और अक्सर उनके साथ होता है। बॉयज में ज्यादा कॉमन है गर्ल्स की तुलना में, और स्लीप वॉकिंग की तरह ही ये भी परिवार में रन करता है, यानी अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि नाइट टेरर्स जो है वो स्लीप वॉकिंग से तो जुड़े हुए हैं ही, और कभी कभी ये एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ये नाइटमेयर से यानी भयानक सपनों से अलग हैं। नाइट टेरर्स में इंसान झटके से डर कर उठ जाता है, लेकिन उसे कोई सपना रिकॉल नहीं हो रहा होता कि उसने कोई भयानक सपना देखा है, या कभी कभी बस एक कोई डरावनी शक्ल या डरावना सीन उसके दिमाग में हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आमतौर पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, बच्चों में ही होता है, एक एज के साथ अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी इस तरह के ज्यादा एपिसोड्स बच्चों में आ रहे हों, तो जरूरी है कि फैमिली में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, या कोई और तरह की समस्याएं हैं रिलेशनशिप्स में, उसको एनालाइज किया जाए। और कभी कभी इंडिविजुअल या फैमिली थेरेपी इसमें यूजफुल हो सकती है। पर एक्सट्रीम केसेस में जहां बहुत दिक्कत आ रही है, अगर दवाओं की जरूरत हो, तो डायजेपाम ग्रुप की दवाएं जैसे वैलियम दिए जा सकते हैं कम डोजेस में, बच्चा सोने जाए उससे पहले दिए जा सकते हैं। इससे काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है, या ये अटैक्स पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। कभी कभी एडल्ट्स में भी इस तरह के फियर अटैक्स आ सकते हैं, और बच्चों की तरह ही उनको भी स्लो वेव स्लीप में ही आते हैं। पर उसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में अवरोध होना, या पार्शियल पैरालिसिस, या अचानक कोई इंटेंस फियर, ऐसा। और इन केसेस में ऐसे अटैक्स को कहा जाता है इनक्यूबस। अब इनक्यूबस शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनक्यूबस एक काल्पनिक राक्षस कह लीजिए, इविल स्पिरिट है, राक्षस है, जो एक स्लीपिंग पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। अब इनक्यूबस जो है वो मेल राक्षस है, और वो फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, ऐसे मान्यता है। और एक फीमेल राक्षस जो कहते हैं सक्यूबस, वो फीमेल राक्षस है, और वो स्लीपिंग मेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। और ये जैसे छाती पर चढ़कर बैठा हो, ऐसा प्रेशर छाती पर व्यक्ति को महसूस होता है इस ड्यूरेशन में। इसके लिए इन अटैक्स को इनक्यूबस कहा गया है। अगला पैरासोमनिया जो हम देखेंगे वो है स्लीप एन्यूरेसिस, यानी नींद के दौरान बिस्तर गीला करना, बेड वेटिंग करना। स्लीप एन्यूरेसिस, जिसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी कहते हैं या नाइट टाइम बेड वेटिंग भी कहते हैं, ये बच्चों में ही आमतौर पर पाया जाता है, और
आमतौर पर ये स्लो वेव स्लीप यानी नॉन रेम स्लीप के डीप स्टेजेस में पाया जाता है, न कि रेम स्लीप। तो ये एपिसोड आने के पहले, बेड वेटिंग होने के पहले, बच्चा जो आराम से नींद में सो रहा होता है अचानक से करवटें लेने लगता है, इधर उधर पलटने लगता है, फिर उसका मूवमेंट रुक जाता है और थोड़ी ही देर में बेड वेटिंग हो जाती है। और उस गीलेपन से बच्चा अचानक से जग जाता है और शॉक्ड हो जाता है देखकर कि उसकी बिस्तर और उसका कपड़ा गीला हो चुका है। उसे कोई सपना रिकॉल नहीं होता कि कोई सपना देख रहा था इस वजह से ऐसा हो गया, और वो कंफ्यूज महसूस करता है उस समय में। ये आमतौर पर उन बच्चों में ज्यादा देखा जाता है जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड हैं या इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, जैसे अनाथ आश्रम वगैरह में रह रहे हैं, उनमें ज्यादा देखा जाता है। कई बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की कुछ इन्फेक्शंस हैं या फिजिकल दिक्कतें हैं, उस केस में भी इसके केसेस बढ़ जाते हैं, बेड वेटिंग ज्यादा होने लगती है। स्लीप एन्यूरेसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ डॉक्टर्स एक नेजल स्प्रे देते हैं, जिसको नाक के माध्यम से आप वो स्प्रे कर सकते हैं सोने के पहले। वो हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इसकी मात्रा बढ़ने से शरीर में बॉडी कम यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो अगर ब्लैडर में बहुत यूरिन कलेक्ट होगा ही नहीं तो बेड वेटिंग उतनी होगी नहीं। तो उसके लिए ये नेजल स्प्रे इस्तेमाल होता है। दूसरा पैरासोमनिया जो हम देखेंगे वो है स्लीप टॉकिंग। स्लीप वॉकिंग की तरह स्लीप टॉकिंग, जिसे सोमनीलॉकी कहा जाता है। इसमें पेशेंट स्लो वेव स्लीप के स्टेज 3 और 4 में अचानक से कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है और सुबह उठने के बाद उसे इसकी कोई याददाश्त नहीं रहती कि उसने क्या बोला। अगला है ब्रक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग। इसमें पेशेंट अनचाहे न जानते हुए, बिना अवेयरनेस के, अचानक नींद के दौरान अपने दांत पीसने लगता है। उसे सुबह इसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती, पर उसका कोई बेड पार्टनर है तो वो रिपोर्ट करता है कि दांत पीसने की वजह से तेज आवाज हो रही थी। और कई बार जब ये कई दफा हो चुका होता है तो दांत का जो ऊपरी ऊपरी परत है, जो टूथ का इनेमल जो होता है, वो घिसा हुआ सा या खराब दिखता है, जिससे समझ में आता है कि ये टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लम्स का उपाय क्या है? तो बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स की जो कैटेगरी है वो स्टेज 4 या डीप स्लीप की सबसे डीपेस्ट स्टेज जो है नॉन रेम स्लीप की, उसको रोकती है, कम करती है। और उसी स्टेज में सारे पैरासोमनियाज हो रहे हैं। तो अगर सिंगल डोज किसी बेंजोडाइजेपिन की दे दी जाए नींद के कुछ समय पहले, तो इन पैरासोमनियाज से राहत मिल सकती है। आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं सर्केडियन रिदम्स और ज़ाइटकेबर्स की। तो सर्केडियन रिदम्स क्या होते हैं, ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था। सर्केडियन शब्द ही सर्का और डायस से आया है, जिसका मतलब है अबाउट डे, यानी वो रिपीटिशन वाली साइकिल्स, बॉडीली साइकिल्स, जो कि लगभग 24 घंटे की ड्यूरेशन में होती हैं, उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम्स, जिसमें से स्लीप एक है। पर इसके अलावा कुछ और रिदम्स होती हैं बॉडी की, जैसे स्लीप का साइकिल बाहर रोशनी कितनी है एनवायरनमेंट में, उससे कंट्रोल होता है। जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है हम स्लीप ज्यादा महसूस करने लगते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ रिदम्स हैं जो कि बाहरी दुनिया में कितनी रोशनी है उससे कंट्रोल नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक से कंट्रोल होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम स्लीप की बात कर लें, मान लीजिए एक चूहा है जो लैब में रखा हुआ है, उसे रोशनी में 12 घंटे रखा जा रहा है, यानी लाइट जली हुई है, और फिर बाकी 12 घंटे वो अंधेरे में रह रहा है। तो जल्दी ही वो ये इंटरनल क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी अडाप्ट कर लेगा उसके अनुसार, और जब तक लाइट जली रहेगी वो सोएगा। जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी वो एक्टिव हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए उसके बाद लाइट पूरे पूरे दिन ऑफ रखी जाए या ऑन रखी जाए, तो भी वो जानवर, जो उसका रिदम बन चुका है, बायोलॉजिकल क्लॉक बन चुका है जगने और सोने के घंटों का, वो उसको फॉलो करता रहेगा। यानी बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, लाइट एंड डार्क की इंफॉर्मेशन जो भी है उसको दरकिनार करके वो किसी और क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि उसकी इंटरनल क्लॉक है। बल्कि इंटरनल क्लॉक थोड़ी सी स्लो रन करती है। नॉर्मली बाहर हम जानते हैं 24 घंटे का दिन और रात मिला के होते हैं, पर हमारी इंटरनल क्लॉक, ज्यादातर मैमल्स की इंटरनल क्लॉक लगभग 25 घंटे की होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में दिन और रात कब हो रहा है, यानी सूरज कब निकल रहा है, कब ढल रहा है, उसके हिसाब से हमारी इंटरनल क्लॉक हर 24 घंटे पे रीसेट होती रहती है। यानी लाइट जो है वो जाइटगेबर का काम करती है। ये जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है टाइम गिवर, टाइम बताने वाला। तो वो जाइटगेबर हमारे इंटरनल क्लॉक को फिर से रीसेट कर देती है।
अब कई सारी स्टडीज जानवरों के साथ जो की गई हैं वो बताती हैं कि अगर जानवरों को लगातार अंधेरे में रखा जाए या लगातार एक डिम लाइट के स्थिति में रखा जाए और उसके बाद अचानक से एक तेज लाइट ब्राइट लाइट दी जाए तो उनकी इंटरनल क्लॉक रीसेट हो जाएगी। रीसेट इस तरह हो जाएगी कि वो आगे भी फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकती है, पीछे भी जा सकती है। निर्भर करता है कि वो तेज लाइट कब उनको दिखाई गई। उदाहरण के लिए अगर एक जानवर को मतलब लगातार डिम लाइट में रखा गया है और शाम का समय हो चुका है और उसके बाद अचानक से उसको ब्राइट लाइट दी जाए तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो और पहले समय में और पहले सेट हो जाएगी, जैसे अभी शाम का समय आया ही नहीं है। और उसके विपरीत अगर देर रात में उसे अचानक ही ब्राइट लाइट दिखाई जाए तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक आगे के लिए सेट हो जाएगी, जैसे सुबह होने वाली है, डॉन का समय आने वाला है। अब लास्टली हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल, यानी सोने जगने के शेड्यूल से संबंधित विकार। इनमें क्या होता है कि इंसान के सोने की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, यानी इंसान जब चाहता है तब वो नहीं सो पाता है, बाकी समय में वो बिल्कुल आराम से सही से सो पाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान की इंटरनल क्लॉक या उसका सर्केडियन रिदम जो है वो उसके वो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल जो उसका सर्केडियन रिदम के अनुसार है वो बाहरी एनवायरनमेंट के डिमांड से मैच नहीं कर पा रहा है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेंगे जेट लैग का। जैसा आप जानते हैं जेट लैग में क्या होता है कि रैपिड चेंज होता है टाइम जोन्स में, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं बहुत सारे टाइम जोन क्रॉस करके दूसरे समय में जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ सकती है। ईस्ट टू वेस्ट ट्रिप अगर आप लेते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं दुनिया में, और डिपेंड करता है कि आप ही कितने संवेदनशील हैं एज एन इंडिविजुअल, तो जेट लैग आमतौर पर 2 से 7 दिन का हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट गेबर्स है वहां पे यानी लाइट वो कंट्रोल करती है आपके सर्केडियन रिदम को और आपकी क्लॉक को रीसेट करने लग जाती है, जबकि आप उसके आदी नहीं है, आपका पैटर्न अभी तक कुछ अलग रहा है। और ये बढ़ जाता है ईस्ट बाउंड फ्लाइट्स, यानी वेस्ट टू ईस्ट आप जा रहे हैं तो आपका सर्केडियन रिदम बढ़ जाता है, एडवांस स्लीप फेज हो जाता है। और जबकि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ईस्ट से तो फेज डिलेज कहा जाता है, डिलेड स्लीप फेज आपका हो जाता है। नई जगह पे जाने पे इंसान का जो अपना इंटरनल क्लॉक है स्लीप एंड वेकिंग का और सराउंडिंग्स का वो अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक इंसान को इंसोम्निया रहता है, क्योंकि जो उसका नया स्लीप टाइम है उस समय वहां पे दिन रहता है उसके अपने देश में जहां वो रहा है पहले, तो उसको नए स्लीप टाइम पर दूसरे देश में रात हो गई पर उसको उस समय जगने की आदत है तो उसे नींद नहीं आ रही है। और जब ये उलट जाता है, जब उसके सोने का टाइम होता है और यहाँ पर वर्किंग आवर्स हो गए, दिन का समय है, तब उसे दिन भर नींद आ रही है। तो इसकी वजह से काम करने में प्रॉब्लम आती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, थकान सी महसूस होती रहती है, मूड चिड़चिड़ा सा बना रहता है। और ये काफी दिनों तक हो सकता है, निर्भर करता है इंसान की अपनी सेंसिटिविटी पे भी। कुछ लोग 2-3 दिन में एडजस्ट कर जाते हैं, किन्हीं को हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग टोक्यो यानी जापान ईस्ट साइड से बॉस्टन जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वो फ्लाइट लेते हैं तो उसमें फेज एडवांस देखा जाता है 10.5 घंटे का, जिसकी वजह से काफी जेट लैग की स्थिति हो जाती है। कुछ तरीके हैं जेट लैग के इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे जब आपको ट्रैवल करना हो, आपको पता है कि आपकी फ्लाइट है कुछ दिनों में, तो कुछ दिन पहले से 2-5 दिन पहले से आप थोड़ा सा नए जगह जहां आपको जाना है उसके हिसाब से खुद की स्लीप वेक साइकिल को एडजस्ट करना शुरू कर दें। जैसे आप देख ले कि अगर आप यहाँ पर है भी सपोज जापान में है और उस समय यूएसए में क्या टाइम हो रहा है, अगर वहां शाम का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, सोने का समय है, तो यहाँ भले आपके शाम के 3-4 ही बज रहे हो, इफ पॉसिबल आप सोना शुरू कर दें उस समय और उठे भी उनके टाइम से। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए नए जगह के सिस्टम के हिसाब से आपको सोने जगने की साइकिल को फिर से रिट्रेन थोड़ा पहले ही कर लेना चाहिए ट्रैवल के। उससे कुछ समस्या कम हो जाएगी, जब आप वहां जाएंगे जल्दी एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि फ्लाइट जब आप ले लिए और पहुंच गए नई जगह, तो वहां पर अब क्योंकि लाइट एंड डार्क का टाइमिंग अलग अलग है तो उसके हिसाब से कुछ दवाएं होती है, फॉर एग्जांपल मेलाटोनिन, जो आपको नींद लाने में मदद करती है। कुछ दिनों के लिए जब तक बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है नए सिस्टम के साथ तो ये दवाएं ली जा सकती हैं जो आपको सोने में हेल्प करेगी। दूसरा स्लीप वेक शेड्यूल का डिसऑर्डर जो हम देख पाते हैं वो शिफ्ट वर्क के साथ आता है।
शिफ्ट वर्क में क्या हो रहा है कि जेबर्स तो सेम रह रहे हैं, यानी आप उसी स्थिति में, आप कहीं टाइम जोन शिफ्ट करके दूसरे देश में नहीं चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान को या वर्कर जो है, एम्प्लॉई है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना जो नेचुरल स्लीप वेक साइकिल है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि वर्क के शेड्यूल के डिमांड के हिसाब से। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कुछ इंजीनियर्स वगैरह, अगर वो इंडिया के हैं और यूएस वगैरह से डील कर रहे हैं, तो यहाँ से 10-12 घंटे का डिफरेंस है। तो जब वहां पर वर्किंग आवर्स है यूएस में, तभी उनको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भले इंडिया में रात का समय है, बट उन्हें जगना पड़ेगा और उन्हें उनसे इंटरेक्ट करके काम करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग फिर दिन में सोना शुरू करते हैं और रात में जगते हैं। तो ये चेंज जब तक एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जब तक ये चेंज करना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दिन के समय में उनको बहुत नींद आती रहेगी, रात में जगना पड़ रहा है। इसकी वजह से कुछ सोमैटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ अलग तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, कभी कभी लंबे समय तक चलने पे, और इंसान अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, पेप्टिक अल्सर, पेट का अल्सर भी हो सकता है। अब ये सिम्टम्स शुरुआती कुछ दिनों में, जब आपने शिफ्ट चेंज की है, तो शुरुआती कुछ दिनों में दिक्कत कर सकते हैं, और उन लोगों में ज्यादा दिक्कत करते हैं जिनकी शिफ्ट बार बार चेंज होती है, क्योंकि वो एक पैटर्न पर नहीं रख पा रहे हैं। कभी कुछ दिन के लिए एडजस्ट किया तो डे में काम करना है, नाइट में सोना है, फिर मुश्किल से भी एडजस्ट किया ही है, तब से महीने भर बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा कि रात में अब जगना है, दिन में सोना है। तो ये बहुत रिपीटेडली चेंज होने में ज्यादा समस्याएं आती हैं। अब इसमें लाइट थेरेपी वगैरह यूज करके इंसान को शेड्यूल चेंज करने में मदद की जा सकती है। हालांकि कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कुछ संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कभी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं शिफ्ट वर्क के अनुसार। तो ऐसे लोगों को शिफ्ट वाला काम देना ही नहीं चाहिए। उनकी नेचुरल साइकिल जो है, दिन में जगना रात में सोने वाली, वो अलाउ की जानी चाहिए। टेम्परामेंट की अगर बात करें, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं हम आउल्स, उसको कहते हैं लार्क्स। आउल्स जो हैं वो रात में स्वतः ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग भी रात में ज्यादा काम करता है। वो रात में ज्यादा काम करने के लिए बने होंगे, वो रात में एक्टिव रहेंगे, सोच पाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, काम करेंगे, और दिन में वो सोना चाहते हैं। जबकि उसके उल्टे होते हैं लार्क्स, जो कि रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उनको काम करना ज्यादा सही लगता है। तो इतना ही हमने इस वाले वीडियो में देखा कि किस किस तरह के स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। कुछ मुख्य प्रकार हमने यहाँ पे देखे, और भी कई सारी कैटेगरीज हैं, पर सबको ही कवर कर पाना संभव नहीं है। प्लीज अपने कमेंट्स में बताइए कि अगला आप वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।